हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी का हम लोगों ने 2 लेक्चर किया, वायुमंडल की संगठन और संरचना को पढ़ा। इसके बाद कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने सूर्यातप को पढ़ा और सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। एक सीक्वेंस में चीज़ों को इसलिए पढ़ी जाती है कि अगला टॉपिक जो पिछला है, जो आप जो आज पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कल वाला परसों के लिए। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक, एक बार आप लोग कमेंट वगैरह करके बता दें अगर आवाज आपको सुनाई दे रही तो ठीक है। तो जैसे आपने सूर्यातप कल पढ़ा था, तो आज हम लोग उष्मा बजट को पढ़ेंगे। उष्मा बजट में ऐसे कुछ फैक्ट होते हैं, इसको हमें समझना होता है, लेकिन फैक्ट को याद करना तो संभव शायद नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फैक्टों को आप कितना तैयार करेंगे, रटना। और हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि रटना नहीं, आपको चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आवाज क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आवाज क्लियर है। तो उष्मा बजट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उष्मा बजट किसे कहेंगे, हीट बजट किसे कहेंगे, उसकी चर्चा हम सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, चलें। ठीक है, यहां पर उष्मा बजट क्या होता है? उष्मा बजट, इसी को इंग्लिश का टर्म प्रयोग किया जाता है क्या? हीट बजट। एक्चुअल में अगर बजट शब्द को देखें, बजट शब्द को देखें तो इसका तात्पर्य यही होता है, जैसे आपके घर का अपना एक बजट होता है, आपके परिवार का अपना एक बजट होता है। बजट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपने कितना आय प्राप्त किया। कहने का मतलब आपकी जो इनकम है, इनकम, ठीक, आपने कितना आय प्राप्त किया और उस आय में से कितना खर्च किया। ठीक, इनकम के साथ साथ क्या आपको देखना होगा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहने का मतलब जो आय है, आय है और जो व्यय है, अगर ये इसका अनुपात, अगर इसको आप घटाएंगे, ये अगर 0 हो रहा है, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि आपका बजट ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सा आप समझेंगे कि मतलब आप जितना इनकम कर रहे हैं, जितना आपको प्राप्त हो रहा, उतना ही अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि आपका बजट सही है। ठीक, अब यहाँ पे आय और व्यय हम क्यों पढ़ रहे हैं? चूंकि इकोनॉमिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? भूगोल, है ना। भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हम लोगों को क्या समझना है, इसी के बारे में यहाँ पे सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बजट से तात्पर्य क्या है? चूंकि हम एक कहानी जानते हैं अच्छे से कि जो सूर्य है, जो सन है, यहां से आने वाले विकिरण हमारे पृथ्वी को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही, यानी यहां से जो मिलने वाली ऊर्जा है, इसका 99.99% भाग हमारे पृथ्वी को प्राप्त होता है। मतलब हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का जो भी स्रोत है, सबसे प्रमुख स्रोत ऊर्जा का, उष्मा का, प्रकाश का सूर्य है। ठीक, यहां से जो विकिरण आती है, अब यहां से जब विकिरण आने की हम बात करें तो आप सिंपल सी बात समझिएगा, जो 1/2 अरबवां भाग हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, मान ले रहे ये वायुमंडल है, वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले अगर हम इसको मानते हैं कि 100 यूनिट है, तो आप जानते हैं ये जो 100 यूनिट है, धरातल तक 100 यूनिट न पहुंचकर कितना पहुंचती है? 51 यूनिट ही पहुंचती है, ये हम जानते हैं। अब जब हम उष्मा बजट की बात करें, पृथ्वी का यह गुण है, यह न तो उष्मा का संचय करता है और ना ही तो उष्मा का यह ह्रास करती है। ठीक है, तब क्या करेगी? कहने का मतलब उष्मा को यह अपने पास इकट्ठा भी नहीं कर रही है, न तो इसको अनावश्यक खर्च भी कर रही। कहने का मतलब क्या करता है? यह जितना ऊर्जा प्राप्त करती है, एक निश्चित समय के बाद वह अंतरिक्ष को वापस भेज देती है। इसी बैलेंसिंग थ्योरी को, इसी आनुपातिक थ्योरी को हम क्या कहते हैं? उष्मा बजट कहते हैं। आई होप बातें आप समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि ये चीजें आप समझ पाए कि नहीं। ठीक है, चलें। यहां पर जो 100 यूनिट मानकर चल रहे, 100 यूनिट यहां से प्रवेश किया, 51 यहां पे पहुंचा। अब हम इस क्लास में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 100 यूनिट है, यहाँ पे जो 100 यूनिट है, यह ऊर्जा और ये जो 51 यूनिट, यह ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक जब चली है, तो यहाँ इसके बीच में कहाँ पर खर्च हुई, कहाँ पर कितना खर्च हुई, और इसी का अनुपात हम देखेंगे कि बादलों के द्वारा कितना खर्च हुआ, हिमाच्छादित धरातल से कितना प्रत्यक्ष रूप से अंतरिक्ष में वापस लौट गया, कितना इनडायरेक्टली अब्जॉर्व किया गया। हमने दिखा था ना एक चीज कि यहाँ पर जो खर्च होता है वह
प्रकीर्णन हो जाता, अवशोषण हो जाता, विसरण हो जाता है, ठीक है, इन घटनाओं में खर्च हो जाता है। तो उसी खर्च को, उसी आय और व्यय को हम समझेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा बजट। चलिए लिखा जाए इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए ऑल क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगर ऑल क्लियर है तो देखिए, ऊष्मा बजट के परिभाषा को हम क्या लिखें? सिंपल सी बात आप लिखेंगे, पृथ्वी पृथ्वी न तो ऊष्मा का पृथ्वी न तो ऊष्मा का संचय करती है, संचय करती है, और न ही ह्रास। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है और न ही ह्रास। इस लाइन को अगर ध्यान से समझे, यहाँ पे कहने का मतलब जितना सूर्य तप हमें प्राप्त हो रहा है, न तो हम उसको स्टोर कर रहे हैं, यानी पृथ्वी न तो उसको स्टोर कर रही, न तो उसको अनावश्यक उसका ह्रास कर रही। ह्रास करने का मतलब ऊर्जा को नष्ट ही नहीं किया जा सकता, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन के रूप में आप देखेंगे, यहां पे क्या देखेंगे? पृथ्वी को जितना पृथ्वी को जितना सूर्यातप पृथ्वी को जितना सूर्यातप पृथ्वी को सूर्यातप कैसे मिलता है, यह बात आप जानते हैं, लघु तरंग सौरिक विकिरण के रूप में। पृथ्वी को जितना सूर्यातप मिलता है, या कहें विकिरण विकिरण सूर्य से लघु तरंग सौरिक विकिरण के रूप में प्राप्त होता है, उसे पृथ्वी क्या करती है? पुनः, देखिए एक ही बात हमको समझना है, पुनः वह वापस भेज रही, कैसे भेजेगी इसी को समझना है। पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में, पुनः पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण कैसा रहेगा इसको समझेंगे, इसे कहेंगे दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में वापस कर देती है। इसे ही ऊष्मा बजट कहते हैं, इसे ही ऊष्मा बजट कहते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे बढ़िया से। यहाँ पे सिंपल सी लाइन यहाँ पे कही जा रही है, कहने का मतलब पृथ्वी को जितना सूर्य तप मिल रहा है ना, पृथ्वी को जितना सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा? लघु तरंग सौरिक विकिरण के रूप में प्राप्त हो रहा है। जितना वो प्राप्त हो रहा है, पुनः उसे वापस कर दे रही है अंतरिक्ष को। कैसे वापस कर रही है? दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में वापस कर देती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट यानी हीट बजट के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आप सब समझ पाए होंगे, तो ध्यान से समझें कि यहाँ पर जो हम बताने चल रहे हैं। अब कितनी मात्रा में आ रही, कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है, इसी चीज को हमें समझना होता है। तो ध्यान से समझेंगे, पृथ्वी का एक सूर्य का एक नेचर होता है, ठीक, देखिए, या हम कहें विकिरण का एक नेचर होता है, इसको समझें। विकिरण किससे ज्यादा होगा? एक फार्मूला आप याद रखिएगा हमेशा, हॉटर्न बॉडी शॉर्टन वेवलेंथ। कभी आपसे पूछा जाए किस पदार्थ का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। जो वस्तु जितना ज्यादा गर्म होगी, जितना ज्यादा हॉट होगी, उससे निकलने वाली जो तरंग दैर्ध्य उतनी ही लघु होगी, उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, तो
यहाँ पर आप देखेंगे जो सन है हमारा, सन तो बहुत ज़्यादा हीट है ना, ये क्या है, यह हॉटन बॉडी है, हॉटन बॉडी है। तो जाहिर सी बात यहाँ से जो निकलने वाली वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, यह लघु तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक, वहीं पर अगर हम पृथ्वी को देखें, हमारे अर्थ को देखें, अर्थ कैसा, ये ठंडा है, यानी ये ठंडा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से निकलने वाली जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कैसी होगी, दीर्घ तरंग। कई बार आपके मन में यह गलतफहमी या कंफ्यूजन हो जाता है कि पृथ्वी से निकलने वाली तरंग दीर्घ कैसे होगी ना, तो आप समझ पा रहे हैं। दीर्घ तरंग का मतलब जो तरंग यहाँ से निकल रही है, जो विकिरण यहाँ से निकल रही है, यह ऐसे घूमते घूमते आराम से जा रही है। ऐसा नहीं कि इसके पास एनर्जी है जल्दी जल्दी ऐसे पहुंच जाए, ऐसा नहीं, बस इतनी ही बात को हमें समझना है। ठीक है, चले हम उष्मा बजट को समझते हैं एक फिगर के रूप में। देखिए, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये पृथ्वी की सतह है, यानी अर्थ सरफेस। मैं यहां पर कहीं लिख दे रहा हूं, यह है अर्थ सरफेस। ठीक, यहां पर इस ऊंचाई से, ठीक, यह एक ऊंचाई है, ऊंचाई को कहें तो यह पृथ्वी का पूरा वायुमंडल है। सूर्य यहां कहीं पर है ना, सूर्य यहां पर कहीं पर है। सूर्य से निकलने वाले विकिरण आ रही कहां पर, पृथ्वी तक। ध्यान से समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा लिम्दी रहता है ये, और लिम्दी ये तब लगता है जब आप इसको ध्यान से नहीं समझे हो। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सारी बात को समझना है। यहाँ पे उष्मा बजट को हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझेंगे। उष्मा बजट से तात्पर्य हम वही बात कर रहे हैं कि उष्मा की उस मात्रा की हम बात कर रहे हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। हम मानते हैं जब पृथ्वी के वायुमंडल में यह प्रवेश कर रहा तो यहाँ पर इसके पास एनर्जी जो है यह है 100 यूनिट। ठीक, और नियम के अनुसार हम जानते हैं जो 100 यूनिट उष्मा है पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते यह कितना पहुंचते, 51 यानी 51 ही पहुंचती है। ठीक है, इस बात को हम पहले से जानते हैं कि 51 यूनिट ही पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है जो 51 यूनिट है वह क्यों पहुंचती है, इस बात को ही हमें समझना है। देखिए ध्यान से, इस घटनाओं को अच्छे से देखें। यहां से जो उष्मा चलती है ना, यहां से उष्मा चली थी, मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूं। यहां से जब उष्मा चली, ठीक, बीच में ही 65 यूनिट तक पहुंचती है। क्यों, आप देखेंगे ये जो बीच वाली घटना है यहां पर 35 यूनिट, यहां से 35 यूनिट आप देखेंगे, 35 यूनिट ये कहां खर्च हो जा रही है, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में, अब इस सबको हम लिखेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझते चलेंगे, एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर 35 यूनिट अंतरिक्ष में ही खत्म हो गया, तो 65 बचा। 100 में से 35 निकालेंगे, 65 ही बचेगा। अब 65 यहां पर अभी धरातल तक नहीं पहुंचा है, ये बीच में ही है। क्या घटना और घटित होती है, आप यहां से देखेंगे, यहां से 14 यूनिट जो है, यहां से 14 यूनिट खर्च हो जाती है। 14 यूनिट किसके द्वारा, डायरेक्टली, डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय इन्वायरमेंट। कहने का मतलब यहां से जब बीच में ही अभी इन्वायरमेंट जो आपका वायुमंडल है 14 यूनिट, यानी 14% या यूनिट का, यूनिट करना ज़्यादा सही लग रहा, 14 यूनिट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले रही है। अब 65 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 51 बचेगा। ये जो 51 बचेगा, यही 51 यूनिट कहाँ पहुंचती है, यह धरातल तक पहुंचती है। ठीक, यहां पर कितना पहुंचा, 51 यूनिट। मेरी बात समझ पाए, सूर्य से चला था कितना, 100 यूनिट। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले, वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले अंतरिक्ष में 35 यूनिट खर्चा हो गया, 65 यूनिट बचा था, 65। जो वायुमंडल में जब प्रवेश किया था तो 14 यूनिट डायरेक्टली वायुमंडल द्वारा यानी एनवायरमेंट द्वारा अवशोषित कर लिया गया। 14 जब यहाँ पे खर्च हो गया, अब बचा कितना, 51, जो कि पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ध्यान से समझेंगे।
जब पृथ्वी के धरातल तक 51 यूनिट यानी 51 यूनिट पहुंचता है, इस 51 यूनिट में से कुछ मात्रा तुरंत रेडिएट कर दी जाती है कहाँ पर, फिर से अंतरिक्ष में। खर्च तो सब होगा, लेकिन जैसे होता नहीं कि आपके घर से आपके पूरे महीने का खर्चा 10,000 रुपये आया। 10,000 रुपये जब आता है तो आते वक्त सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, भाड़ा निकाल लेंगे 3,000 रुपये। ठीक है, भाड़ा निकाल लें, ये भाड़ा वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद दूसरा जो आवश्यक खर्च है जो आप नहीं टाल सकते, आप राशन भरवा लेंगे, ऐसे इस प्रकार से। फिर एक खर्चा ऐसा होगा, देखिए आया 10,000 रुपये, खर्चा आपको पूरा करना है, उस महीने में आप खत्म करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, जितने भी उष्मा आ रही, जितने भी विकिरण की मात्रा आ रही, खर्च तो सब होगी, पर कहां पर कैसे खर्च हो रही इसी बात को हमें समझना है। ठीक है, चले 51 यूनिट जब यहां पर आ रही, यहां से देखिए एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। यहां आने के बाद यहां से जो 17 यूनिट है, मैं दूसरे पेन से दिखाऊंगे, समझना आसान रहेगा आपके लिए। यहां से 17 यूनिट रेडिएटेड बैक हो जा रहा है कहां पर, ये अंतरिक्ष में, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, इसे कहते हैं रेडिएटेड बैक। ये क्या है, रेडिएटेड बैक, मतलब पुनः अंतरिक्ष में वापस भेज दे रहा। अब ये जो 51 यूनिट है, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर आपको लिख कर दिखाते हैं। यानी 51 यूनिट था, 51 यूनिट में से 17 यूनिट धरातल पर पहुंचने के बाद तुरंत वापस भेजता है, भैया भागो यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं है। कितना बचेगा, 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी 34 यूनिट बचता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। जब 17 यूनिट यहां पर फिर से भेज दिया, कितना बचा अभी, अभी आपके पास 34 यूनिट बचा हुआ है। अब ये जो 34 यूनिट है, ये 34 यूनिट कहां कहां पर खर्च होता है, इसको समझना है। प्रमुख बात यही है ना, यहां पर भी खर्च होने की विभिन्न विधियां हैं, विभिन्न जगहों पर यह खर्च होगा, इसको हम समझेंगे कहां कहां पर खर्च हो रहा है कैसे। आप देखेंगे इसमें से इसका बंटवारा अगर किया जाए तो आप देखेंगे यहां पर हिमाच्छादित धरातल भी होता है ना, हिमाच्छादित धरातल भी होता है। जैसे मान लेते हैं ये हिमाच्छादित धरातल है, क्या है, हिम क्षेत्र। कुछ जगहों पर ऐसे बादल वादल भी रहेंगे, है ना, बादल वादल भी रहेगा, धूल धुआं के कण भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। देखिए ये भी कहीं न कहीं रेडिएट करने का काम करते हैं, और कैसे रेडिएट करते हैं, कितना रेडिएट करते हैं, इसको हमें समझना है। ठीक है, चलिए आइए इसको देखा जाए बढ़िया से, कितना कौन रेडिएट कर रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, आगे चलें। यहाँ पे जो बादलों का रोल होता है, इसमें यहाँ पे जो बादलों का रोल होता है, आप देखेंगे जो बादलों का रोल होता है, यहाँ पे इस रेडिएशन का आप देखेंगे बादलों द्वारा 27 यूनिट खर्चा होता है। ठीक, बस याद रखना आपको। यहाँ पर देखेंगे इसका जो ये हिम वाला क्षेत्र है, यहाँ से 2 यूनिट खर्चा होता है। ठीक, इस पर अभी हम आ रहे हैं, पहले इसको आप ऐसे देखते रहिए, अभी इस पर हम आ रहे हैं। ठीक, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब देखिए जो 34 यूनिट बचा था, यानी जो 34 यूनिट यहाँ पे बचा हुआ है, इसका खर्च कैसे, इसको हम समझने चल रहे हैं। यानी यहाँ पर बचा कितना, 34 यूनिट। जब यह खर्च हो गया, यहाँ पर बचा 34 यूनिट। इस 34 यूनिट के बारे में बात करें, ये भी कहीं न कहीं यहाँ तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गया था, ये भी एब्जॉर्ब होता, लेकिन इनडायरेक्टली। इसको हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय, किसके द्वारा, इन्वायरमेंट। कहने का मतलब यह इन्वायरमेंट के द्वारा 34 यूनिट एब्जॉर्ब होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 34 ये भी खर्चा हो जा रहा है, अभी हम सबको जोड़ेंगे, 100 करा जाएगा। 34 जो खर्च होता है, इसके बारे में बंटवारा हम करें तो क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसमें से ये जो 34 यूनिट है, इसमें से आप देखेंगे जो 6 यूनिट है, जो 6 यूनिट है, ये 6 यूनिट खर्च होता है किसके द्वारा, वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल के क्या, जो धूल धुआं के कण है, धूल धुआं नमक आदि, है ना, इसके जो कण है, इसके द्वारा ये प्रकीर्णित कर दिए जाते हैं,
है ना, रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 9 यूनिट जो बचता है, ये संवहन धाराओं द्वारा संवहन में खर्च हो जाते हैं, यानी संवहन की गतिविधि में। 15 यूनिट जो है, सॉरी 19 यूनिट जो है, ये खर्च होता है कहां पर? संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में, ध्यान से समझेंगे। आप इसको जोड़ेंगे 6, 9 और 19, तो टोटल कितना मिलेगा? आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या? ये 34 यूनिट हो रहा है। मेरी बात आप अब समझ पाए होंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात, ऐसे किसी को ये पेज दे दें तो समझना मुश्किल होगा उसके लिए, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे खर्च हो रहा है, ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। 100 यूनिट सूर्यातप यानी सौरिक विकिरण यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ। 35 यूनिट अंतरिक्ष में वायुमंडल में पहुंचने से पहले ये रेडिएट हो गया। बचा कितना? 65। 65 वायुमंडल में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही 14 यूनिट जो पूरा इन्वायरमेंट है इसके द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक। 51 धरातल तक पहुंचा, यानी पृथ्वी की सतह तक पहुंचा। पृथ्वी की सतह पर जैसे 51 पहुंच रहा है, यहां से 17 यूनिट अंतरिक्ष की तरफ इससे वापस भेज दिया गया। जैसे होता नहीं, आप टार्च की लाइट किसी शीशे पर जलाइए, उस पर पड़ेगा, तुरंत वापस करेगा, सेम कंडीशन। धरातल पर पहुंचने के बाद 17 यूनिट वापस गई। 17 जब वापस कर दिया तो आपके पास बचा कितना? 34। जो 34 यूनिट है, इस 34 यूनिट को आप देखेंगे, इस 34 यूनिट में 6 यूनिट वायुमंडल के धूल धुआं के द्वारा, ठीक, 9 यूनिट संवहन में और 19 संग्रहण में गुप्त ऊष्मा के रूप में यह खर्च हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए, इसको लिखा जाए। देखिए, कुल कितना आया था? कुल आपको मिला था कितना? 100 यूनिट मिला था। अंतरिक्ष में कितना खर्च हुआ? ये कुल है। अंतरिक्ष में कितना खर्च हुआ? अंतरिक्ष में खर्च हुआ था कितना? 35 यूनिट हुआ था। डायरेक्टली डायरेक्टली इन्वायरमेंट के द्वारा जो खर्च हुआ था, ये कितना हुआ था? इसकी मात्रा अगर आपको याद होगी कितना हुआ? 14 यूनिट हुआ था। आगे चलें। जो रेडिएटेड बैग था, रेडिएटेड बैग यानी अंतरिक्ष सतह के द्वारा, ये कितना था? ये था आपका 17 यूनिट। ठीक। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय इन्वायरमेंट जो था, अगर इसकी मात्रा को देखेंगे, ये कितना मिला था? 34 यूनिट। आप सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से आपको जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 5 4 9, 9 7 16, 4 20, 2 हाथ से लगा, 3 2 5 1 6 1 7 3 10। आपको यहां से मिल रहा है क्या? 100 यूनिट। कहने का मतलब यही उष्मा बजट है, यानी पृथ्वी जितना प्राप्त की वही खर्च हो गया। एक क्वेश्चन है सर, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है? क्या प्रश्न है? बोलिए, तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं। जल्दी करें। आप में से कोई कह रहे हैं गुप्त ऊष्मा में 9 यूनिट। देखिए, इन चीजों को जितने जितने पॉइंट आपको दिखाए गए सबको याद रखना है। आपके मन में एक दुविधा, एक सवाल हो सकता है उठ रहा हो, यहाँ पर जो हमने बात किया था 17 27 और 2 का, ये क्या है ना? ये क्या है, इसको आप समझ पा रहे होंगे, घबराए नहीं। यहाँ पे देखिए, संघनन की गुप्त ऊष्मा में ये इसमें बादल भी आ जाते हैं, सम्मिलित रूप से देखेंगे आपको इतना ही मिलेगा। 27 और 2 जो है इसी के हिस्से होते हैं। ठीक, बहुत डीप में नहीं जाना है यहाँ पे। आगे चलें, आपके सवाल हो गए हो तो आगे चलें। आगे हम पढ़ते हैं किसको? तापमान को। यहां पर हम पढ़ेंगे क्या? तापमान।
भैया ये तापमान क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इसको समझें। ये टेम्परेचर क्या होता है यानी तापमान क्या है। सिंपल सी बात है, जब हम तापमान की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, गुप्त उष्मा 9 यूनिट होगा या 19 यूनिट। 19 यूनिट तो है, ठीक है। नव संवहन में होगा, है ना। संवहन अलग है, गुप्त उष्मा अलग है, लेटेंट हीट अलग है। हालांकि दोनों साइंस के रूप में देखेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। जोड़ लीजिए ना, 9 6 19 कितना, 34 होगा। चले आगे। देखिए, जब तापमान की परिभाषा की हम बात करें, तापमान हम किसे कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, हाँ, कि तापमान क्या होता है। ठंडी का मौसम है, आप किसी वस्तु को छू रहे हैं, वो ठंडा है, क्या कहेंगे, ठंडा है। कोई वस्तु गर्म है, तो आपको जब उसको टच करेंगे तो आपकी स्किन को क्या लगेगा, गर्म है। कहने का मतलब किसी वस्तु का जो ठंडेपन या गर्मपन का माप है, उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा एनसीईआरटी यही कहती है, किसी वस्तु के किसी वस्तु के किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन की माप, इसे क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं क्या, टेम्परेचर या तापमान। सिंपल सी बात है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, एक बात आप समझ पा रहे होंगे, सूर्य के द्वारा जो आने वाले विकिरण है, वह पूरे धरातल को सूर्यातप प्रदान करती है, यानी धूप प्रदान करती है, यानी उष्मा प्रदान करती है, प्रकाश प्रदान करती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप पूछा जाए तापमान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप सिंपल सी बात करेंगे, सूर्य। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पृथ्वी का धरातल हर जगह समान नहीं है, समतल नहीं है। कहीं पर नदी घाटियां भी आपको मिल रही हैं, कहीं पर पर्वत मिल रही हैं, कहीं पर हिमाच्छादित धरातल भी मिल रहे हैं। कहने का मतलब, जो तापमान का वितरण है, इसको प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। इन्हीं कारकों को हम समझेंगे। तो मैं हेडिंग एक बनाता हूं, क्या, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सिंपल सी बात है, तापमान के वितरण को तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक की जब चर्चा कर रहे हैं, देखिए, जब प्रभावित करने वाले कारक की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, इसमें दो प्रकार के कारक हो सकते हैं। वह कारक पॉजिटिवली प्रभावित कर सकता है या नेगेटिवली। कहने का मतलब, ये कारक जो है तापमान को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हमें दोनों चीजों को पढ़ना है। ऐसे कारक जो तापमान की स्थिति को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, दोनों क्या है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में होंगे। जाहिर सी बात है, इन कारकों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रकृति उसके लिए जिम्मेदार है। प्रकृति के जिम्मेदार होने के साथ साथ हमारी आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसी को हम समझते हैं। इसको दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। क्या, सबसे पहले हम कह सकते हैं क्या, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक जो तापमान को बढ़ाते हैं, और जो दूसरा कारक होता है उसे कहते हैं मानव जनित कारक। मानव जनित कारक, यानी पहला कारक आपको दिख रहा प्राकृतिक, दूसरा दिख रहा मानव जनित। प्राकृतिक कारक में ध्यान से अगर समझें, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले जितने कारक थे, सभी प्राकृतिक कारकों में रख दिए जाते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। देखिए, अगर आपतन कोण कम होगा, यानी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होंगी, तो कारक तो आपतन कोण है, अक्षांश की स्थिति है। यह सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित कर रहा है। जब सूर्य तप ही कम पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात तापमान कम मिलेगा। जब सूर्य तप ज्यादा पहुंचेगा, तो तापमान ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब, सूर्य तप को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वे सभी कारक तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में रखे जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, तो फिर हम इसको अलग से क्यों लिख रहे हैं। अलग से इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ अन्य कारक भी हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसको लिखा जाए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, अक्षांश अक्षांश की स्थिति,
या हम इसी को कहते हैं क्या, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं, अक्षांश की स्थिति या आपतन कोण कहते हैं। ठीक, या इसी को हम कहते हैं सूर्य की किरणों का झुकाव। मैं यहीं पे लिख भी दे रहा हूं, किरणों का झुकाव। जाहिर सी बात है यही कारक था किसके लिए, सूर्यातप के लिए। जो दूसरा प्रमुख कारक होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता के साथ साथ आप एक चीज आप समझेंगे, इसका मतलब किसकी बात हो रही, वायुमंडल के संगठन की बात हो रही है। ठीक, या हम लिखे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। ठीक, जो तीसरा पॉइंट है उसके रूप में हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर दिन की अवधि ज्यादा है यानी दिन बड़ा है तो सूर्य तप ज्यादा मिलेगा, तो तापमान भी ज्यादा मिलेगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दिन की अवधि, दिन की अवधि। एक कारक के रूप में और हम लिख सकते हैं क्या, तुंगता यानी एल्टीट्यूड या ऊंचाई। अगर आपको याद होगा ये सभी कारक क्या हैं, ये सभी कारक आप देख रहे हैं सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों की ही श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे प्राकृतिक कारकों में कुछ और कारक होते हैं, मैं यहाँ पे आगे नोट कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझें। क्या है, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। अगर आप ध्यान से समझें, ये जो सभी कारक हैं, ये जो सभी कारक हैं आप इनको याद करेंगे, ये किसके लिए है, इंसुलेशन के लिए जिम्मेदार कारकों में से। ठीक, आते हैं समुद्र से तट की दूरी, सॉरी समुद्र तट से दूरी। आपने ये पढ़ा होगा, ये महसूस किया होगा, जो सागरी क्षेत्र के आसपास की जगह है यानी समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां पे तापमान हमेशा सम रहता है, न तो ज्यादा गर्मी होती न तो ज्यादा ठंडी होती। उदाहरण के रूप में आप मुंबई को देख सकते हैं। कहने का मतलब जो सागर से तट की दूरी है, सागरी तट से जो किसी क्षेत्र की दूरी है, यह भी कहीं ना कहीं तापमान को निर्धारित करता है। तो यह तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक है। अगले कारक की हम बात करें, क्या होगा, पृथ्वी की सतह का स्वरूप कैसा है। अगर ऊंचाई वाला क्षेत्र है यानी पहाड़ी क्षेत्र है तो तापमान कब मिलेगा, निचला क्षेत्र है तब भी कब मिल सकता है, मैदानी क्षेत्र है तो ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे कह सकते हैं पृथ्वी के सतह का स्वरूप, कैसा स्वरूप है पृथ्वी के सतह का, यह भी तापमान के वितरण को निर्धारित करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार, जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का उद्गार होगा वहां पे तापमान ऑलरेडी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि तप्त गैसें निकलती है, वहां पे लावा निकलती है, इसके कारण से तापमान तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, अगले पॉइंट के रूप में हम लिखें, क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा, कह सकते हैं कि ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई कहीं न कहीं ये बात भी सूर्यातप की मात्रा को निर्धारित करती है, तो तापमान के वितरण को भी प्रभावित करेगी। ठीक, ओजोन परत की मोटाई के बाद हम कह सकते हैं क्या, जो आप देख रहे थे क्या, सौर कलंक, ये क्या है, या इसी को कहते हैं क्या, सौर धब्बे। फिर से वही सौर सक्रियता, क्या कह सकते हैं, सौर सक्रियता। अगला पॉइंट, पृथ्वी और सूर्य के मध्य परिवर्तित दूरी। देखिए, हमें चाहिए था कि ये सारे पॉइंट एक ही साथ लिख दें, लेकिन कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे समझेंगे कि ये कारक जो है ये भी इंसुलेशन वाले हैं यानी सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, वैसे ये कारक और इन कारक को साथ में लिखना था। चलिए
कोई इशू नहीं, आप इसको समझ पा रहे हैं। ये तो सभी प्राकृतिक कारक हो गए। सिंपल से बात करें तो हम कह सकते हैं सूर्यास्त को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के साथ साथ कुछ अन्य कारक है जिनको हमें याद रखना है। ठीक, चलिए मानव जनित कारक के बारे में देख लेते हैं। मानव जनित कारक कौन कौन से हो सकते हैं भैया? मानव जनित कारक, मानव जनित कारकों में तमाम कारक आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम कह सकते हैं क्या, हम एक महान काम करते हैं, महान काम करें नहीं, हम वनों की कटाई करें खूब ना, इससे भी तो तापमान बढ़ेगा। तो कह सकते हैं क्या, वनों का विनाश, वनों का विनाश। ये कौन कर रहा? मानव। वनों का विनाश करें तब भी तापमान को प्रभावित करें, और खूब वन लगा रहे हैं तब भी तापमान को प्रभावित करेंगे आप। ठीक, चलिए ये पहला कारक हो गया। दूसरे कारक की हम चर्चा करें तो बहुत सारी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं आजकल, तो धुआं निकालती हैं, कौन सा? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन इत्यादि होता है जो तापमान को बढ़ाता है। ठीक, तो यातायात, यातायात भी एक कारक है टेम्परेचर को बढ़ाने का। आप देखते हैं शहरी क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है अपेक्षाकृत गांव के। ठीक, आगे आप देख सकते हैं क्या, औद्योगिकरण, है ना, उद्योगों का अधिक निर्माण, औद्योगिकरण। तमाम प्रकार के बम बनाते हैं हम क्या, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन या अन्य बम का परीक्षण, अन्य बमों का परीक्षण। पर्वतीय क्षेत्रों को तोड़ना होता तो हम क्या करते हैं, डायनामाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डायनामाइट, द डायनामाइट का प्रयोग, प्रयोग या विस्फोट होता है इससे, डायनामाइट का विस्फोट। ठीक है, तमाम प्रकार के हम प्रक्षेपास्त्रों का कहते हैं ना, युद्धाभ्यास कर रहे हैं प्रक्षेपास्त्र, है ना, उसको भी लिख सकते हैं इसमें क्या, प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग, प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग। और इसके साथ साथ हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या, पटाखों इत्यादि, आदि का प्रयोग। ये सब छोटे मोटे कारक है जो कि तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं। ये मानव जनित कारक है, इसमें प्रकृति का कोई योगदान नहीं है, योगदान हमारा आपका है। ठीक है, इतनी बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आगे चला जाए। अब हम पढ़ते हैं क्या, तापमान के वितरण को, है ना। तापमान के वितरण को पढ़ेंगे, दो प्रकार से वितरण इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो कि हमें प्रमुख रूप से देखना होता है क्या, क्षैतिज वितरण, तापमान का वितरण, तापमान का वितरण। यहाँ पे जिस वितरण को हम देख रहे हैं, प्रमुख रूप से कौन से वितरण को देख रहे हैं, हम क्षैतिज वितरण को देख रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको भी समझ लेते हैं। क्षैतिज वितरण, ध्यान से समझेंगे सारी बातों को। यहाँ पे हम तापमान के जो वितरण की बात कर रहे हैं, अच्छे से समझें। 2 महीने हैं, एक महीने का नाम है जनवरी और दूसरे महीने का नाम है जुलाई। इन 2 महीनों के तापमान का अध्ययन करके हम समताप रेखाओं का निर्माण करते हैं, समताप रेखाओं की कल्पना करते हैं, और इन समताप रेखाओं के अध्ययन के द्वारा पूरे विश्व के तापमान को हम समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आदर्श स्थिति होती है। क्यों होती है इसके बारे में हम बात करने से पहले इसको हम ये समझ लेते हैं कि तापमान के वितरण को जनवरी और जुलाई का महीना ही क्यों लेते हैं। एक प्रमुख कारक है, इसको आप समझें, एक प्रमुख कारक है जो टेम्परेचर के बढ़ने की दर। आप जानते हैं जो जलीय क्षेत्र है और स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय और जलीय क्षेत्रों में तापमान को अवशोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में देखें आप, यह स्थलीय भाग है और यहां पर आप देखें यह जलीय भाग है ना, यह जलीय क्षेत्र है। आप देखेंगे इस स्थलीय और जलीय क्षेत्रों में
समान मात्रा में सूर्यातप मिल रही हो, है ना। यहाँ पे जो सूर्यातप की मात्रा है जितनी यहाँ पर पड़ रही उतनी ही यहाँ पर भी पड़ रही है, लेकिन आप कंडीशन क्या देखेंगे, स्थलीय भाग जल्दी से गर्म हो जाएगा, ठीक, जल्दी से गर्म होगा और ठंडा भी जल्दी से हो जाएगा। वही सागरीय क्षेत्र जो है यह धीरे धीरे गर्म होगा और गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा, और उसी प्रकार से जब इसको ठंडा होने की बारी आएगी ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेता है। क्यों? क्यों? इसका नेचर होता है, इसकी संरचना ऐसी, इसके जिस मटेरियल से ये बने इनके संगठन ऐसे होते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। तो दो बातें हमें समझनी होती है, अधिकतम तापमान वाला समय कब होता है और न्यूनतम तापमान वाला समय क्या कब होता है। जब अधिकतम और न्यूनतम तापमान वाले समय को हम जान पाए तो दोनों को मिलाकर एक रेखा खींचते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, समताप रेखाएं। और इन्हीं समताप रेखाओं के आधार पर पूरे विश्व को कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से पर रखा जाता है। मेरी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए, समझ पाए हैं तो इस बात को हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जनवरी और दूसरा महीना क्या है, जुलाई। जनवरी और जुलाई महीने के तापमान का, महीने के तापमान का अध्ययन करके, अध्ययन करके, तापमान का अध्ययन करके पूरे विश्व के तापमान के बारे में, तापमान के बारे में जान सकते हैं, पूरे विश्व के तापमान के बारे में जान सकते हैं। ठीक, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी हम समझ लेते हैं, क्या, मानचित्र पर सामान्यतः, मानचित्र पर सामान्यतः, मानचित्र पर सामान्यतः समताप रेखाओं, मानचित्र पर सामान्यतः समताप रेखाओं, समताप रेखाओं की मदद से, की मदद से तापमान को दर्शाया जाता है। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है मानचित्र पर सामान्यतः तापमान को जो दर्शाना है तो समताप रेखाओं की मदद से दर्शाते हैं। अब बात आती है कि समताप रेखाएं क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समान तापमान वाले, समान तापमान वाले स्थानों को, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं, समताप रेखाएं कहते हैं। समान तापमान वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसको समताप रेखाएं कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं क्या, आइसोथर्म। क्या कहते हैं, यही है आपका आइसोथर्म। ठीक, आइसोथर्मल लाइन याद रखेंगे, इस परिभाषा को याद रखेंगे, कभी कभी आइसोथर्म आपसे पूछा जाता है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जो आइसोथर्मल लाइन है ये कब कैलकुलेट की जाती है, जनवरी और जुलाई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जनवरी और जुलाई इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे, क्या रीजन है इसको करने का, है ना, इसी महीने को चुनने का। ध्यान से समझें, आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि हम एक बात जान पा रहे होते हैं, क्या, कि एक घटना आप इससे परिचित हैं, हमारी पृथ्वी को अगर आप देखेंगे, पृथ्वी की यही संरचना है ना,
ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, ये है इसकी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, या इसी को कहते हैं क्या, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। आपको एक लाइन यहां पर मिलती है, ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कहते हैं। एक लाइन यहां पर आपको दिखती है 23.5 डिग्री, ये साउथ में होता है, इसे कहा जाता है मकर रेखा, ठीक। कुछ बातों को हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, क्या, कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य की स्थिति सबसे पहले यहां पर होती है, यह कब होती है, 21 मार्च को, है ना, ये होती है 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य यहां पर होता है, यहां पर दिन और रात बराबर होता है। इसके बाद यह इधर जाता है, यहां पर मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून की स्थिति आती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा 21 जून, और 21 जून को सूर्य यहां पर होगा। इस घटना को हम कहते हैं कि सूर्य का क्या हो रहा, उत्तरायण हो रहा है, यानी जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ जा रहा होता है, इसे हम कहते हैं सूर्य उत्तरायण हो रहा है, यानी उत्तर की तरफ जा रहा है। आप पंचांगों वगैरह में देखते होंगे, आपको कहा जाता है सूर्य उत्तरायण है भी, सूर्य दक्षिणायन है भी। उत्तरायण का मतलब यही होता है कि सूर्य मार्च से अप्रैल मई जून की तरफ जा रहा है, ठीक। यहां पर दूसरी घटना, 21 जून के बाद सूर्य की फिर से वापसी होती है, जुलाई अगस्त सितंबर, और यहां से फिर से वापस आकर आता, यहां पे स्थिति आती यह 23 सितंबर की, है ना। 23 सितंबर को फिर से यहाँ पे दिन रात बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं विषुव की दशा है। और विषुव की दशा के बाद फिर सूर्य बढ़ता है कहाँ पे, दक्षिण की तरफ। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 22 दिसंबर को। इस घटना को कहा जाता है सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है। किसका, सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप ये जानते हैं कि जो सूर्य हमारा इसी दोनों के बीच में, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में ही ये इसका संचलन हो रहा होता है, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में ही कहीं न कहीं यह लंबवत चमक रहा होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सूर्य तप की भी मात्रा ज्यादा मिलेगी। इतनी बात समझ गए, कल भी समझे थे, आज इसमें कुछ नया नहीं बताया हमने। एक बात और आप जानते हैं, इतनी घटना आप जान रहे हैं तो एक बात और आपको जानना पड़ेगा, चलिए उसको भी जानवा देते हैं। क्या है, यह हमारी पृथ्वी, ये हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये आपको मिल जाएगा कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, और ये रेखा आपको जो मिलेगी ये कहलाती है क्या, 23.5, ये साउथ है, ये मकर रेखा है, इसे हम कहेंगे कर्क रेखा, और यह है भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक। इतनी बातें हम आप पहले से जानते हैं। जब पहले से जानते हैं तो इसकी एक खास बात को भी हम समझते हैं। क्या समझते हैं, चलिए हम इसका थोड़ा सा अलगाव कर दे रहे हैं अलग अलग कलर से। आप यहां पर देखेंगे ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, और एक दूसरा हिस्सा आपको दिखेगा ये वाला, दोनों में अंतर क्या है इसको ध्यान से समझें। अंतर क्या है, ये जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहां पर आपको दिखेगा स्थल स्थलीय भाग की अधिकता, यहां पर देखने को मिलेगा स्थलीय भाग की अधिकता, यह है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। यहां पर 0 डिग्री के बाद ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के बाद आप देखेंगे, इस लाइन के नीचे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नीला है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें जलीय भाग की अधिकता है, जलीय भाग की अधिकता आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये क्या है, ये है साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बातें क्यों बता रहे हैं, इतनी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान वाले महीनों को समझना है, ठीक। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे स्थलीय भाग कम होता है, स्थलीय भाग कम होता है, जलीय भाग अधिक होता है, इस कारण से बहुत सी जलवायु घटनाएं यहाँ पे घटित होती है।
आगे आप पवन पढ़ेंगे, वायुदाब पढ़ेंगे, तापमान का वितरण हम पढ़ ही रहे हैं, मौसम और जलवायु पढ़ेंगे, सभी में इसका योगदान रहेगा, सब में इसकी जरूरत आएगी। बार बार बनाएंगे नहीं और बार बार बताएंगे नहीं, सीधे सीधे हम कहेंगे साउथ में जलीय भाग की अधिकता है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसकी कुछ योगदान है, उत्तरी गोलार्ध है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या यहाँ पे घटना घटित हो रही, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, याद करेंगे, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन हम बना दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे अभी क्या, साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों चीजें ध्यान से समझेंगे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, 3 लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तापमान कब मिलता है, सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान, तो सर्वाधिक तापमान आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जून में। ठीक, सर्वाधिक तापमान कब मिलेगा, जून में। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि सूर्य जून वाले महीने में उत्तरायण है और यहाँ पे स्थलीय भाग की अधिकता है, जाहिर सी बात स्थलीय भाग अधिक है तो यहाँ पे तापमान ज्यादा मिलेगा। ठीक, चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक तापमान वाला महीना, ठीक, आपसे क्या पूछा जाए, दूसरी बात सर्वाधिक तापमान वाला महीना। जब सर्वाधिक तापमान वाले महीने की बात हो रही तो आप एक तरीका अपनाइएगा, जून में तो सर्वाधिक तापमान है, हमने यहां पर बताया स्थलीय भाग की अधिकता है, लेकिन जलीय भाग भी आपको देखने को मिलते हैं। जब महीना की बात आएगी तो जून से एक कदम आगे क्या मिल जाएगा, जुलाई, यहां पर मिलेगा जुलाई। ठीक, यह स्थलीय भाग की बात हो रही। ठीक है, स्थलीय भाग की बात हो रही है, या ऐसी कंडीशन में जब सूर्य उत्तरायण है तब के लिए हम समझ रहे हैं। ठीक, आइडियल कंडीशन पर हम इसी को समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए महासागरीय सतह पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, महासागरीय सतह पर सर्वाधिक तापमान वाला महीना, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये जुलाई के बाद क्या हो जाएगा, अगस्त। 3 महीने को हमको याद रखना है। ठीक है, 3 महीना में याद रखना, सर्वाधिक तापमान जून में, सर्वाधिक तापमान वाला महीना जुलाई में। अगर एक कंडीशन लग जाए कि महासागरीय सतह पर सर्वाधिक तापमान वाला महीना तो क्या हो जाएगा, अगस्त। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नॉर्थ में ही होता है, साउथ में भी यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। चलिए आते हैं साउथ वाले में, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या न्यूनतम तापमान, क्या देखा जाए, अगर आपसे कहें कि न्यूनतम तापमान, यहां पे आपसे कहें न्यूनतम तापमान, जब न्यूनतम तापमान की बात करेंगे ऐसी कंडीशन की हम चर्चा करते हैं। देखें यहां पर जब सूर्य यहां पर है, सूर्य इस जगह पर है, ऐसी कंडीशन में यहां पे उच्चतम तापमान मिल रहा है कब, 21 जून को। पूरे पृथ्वी पर उच्चतम तापमान कब मिल रहा है, 21 जून को। तो जाहिर सी बात है न्यूनतम तापमान कहाँ मिलेगा उस समय, यहां पर मिलेगा 22 दिसंबर को। यानी मेरी बात समझ पा रहे हैं, जिस समय उत्तरी गोलार्ध में उच्चतम तापमान है उसी समय आप देखेंगे न्यूनतम तापमान उसके अपोजिट साउथ में होता है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप समझें, अगर आपको ये कंफ्यूजन में डाल रहा तो आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझें, हम इसको भी मिटा दे रहे हैं और इसको भी मिटा दे रहे हैं। आप इतना याद करिए, जब आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तापमान तो क्या कहेंगे, जून में, सर्वाधिक तापमान वाला महीना जुलाई, महासागरीय अगस्त, न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो क्या होगा, दिसंबर, न्यूनतम तापमान दिसंबर। आपसे कह दिया जाए
न्यूनतम तापमान वाला महीना, न्यूनतम तापमान वाला महीना। जब न्यूनतम तापमान वाले महीना की बात करेंगे, दिसंबर से एक महीना आगे क्या हो जाएगा, जनवरी। क्या हो जाएगा, जनवरी। यहीं पर जब आपसे ये कह दें महासागरीय सतह पर, महासागरीय सतह पर न्यूनतम तापमान वाला महीना, न्यूनतम तापमान वाला महीना, तो जाहिर सी बात है जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है। तो यही सही उत्तर होगा आपका, फरवरी। मेरी बात आप समझ गए? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से समझ पाए होंगे। ठीक है, इस लाइन को आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट क्या लेना, नोट्स तो आपको मिल ही रहा है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पे समताप रेखाओं की परिभाषा हम लोगों ने लिख लिया था, कुछ और बातें समताप रेखाओं के बारे में लिख लेते हैं। समताप रेखाओं की विशेषताएं, समताप रेखाओं की विशेषताएं। आगे चलें। हाँ, एक चीज जो मूल पॉइंट आपको बताना चाह रहे थे, इसको आप समझ गए होंगे। हमने बार बार चर्चा किया कि जनवरी और जुलाई का तापमान लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे, जनवरी को इसलिए लिया जाता है कि यहाँ पर जो सर्वाधिक तापमान वाला महीना है, सर्वाधिक तापमान वाला महीना आपको मिल रहा है क्या, जुलाई। क्या मिल रहा, ये सर्वाधिक तापमान वाला महीना। ठीक, यहीं पर आप देखेंगे जब न्यूनतम तापमान वाले महीने की बात होगी तो क्या होगा, जनवरी। कहने का मतलब कोई आइडियल केस, कोई लाइन, कोई रेखा हमको खींचनी है, तो सबसे अधिक और सबसे न्यून वाला लेंगे। तो सबसे अधिक जुलाई में मिल रहा है, सबसे कम जनवरी में मिल रहा है, तो इसी के आधार पर हम समताप रेखाओं का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को। समताप रेखाओं की विशेषताओं की बात करते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लेते हैं। समताप रेखाओं, समताप रेखाओं पर तापमान, पर तापमान वास्तविक तापमान न लेकर, वास्तविक तापमान न लेकर माध्य समुद्र तल से, माध्य समुद्र तल का तापमान लिया जाता है, तापमान लिया जाता है। यानी जो समताप रेखाएं खींची जाती है, ऐसा नहीं कि जैसे प्रयागराज से होकर एक समताप रेखा गुजर रही है तो प्रयागराज का तापमान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रयागराज में मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग क्या तापमान, उसको लिया जाता है। यही कारण होता है जो कि यहाँ पे ये वास्तविक तापमान नहीं होता। इसी कारण से किसानों को बहुत फायदा इसका नहीं मिल पाता है, यानी लोकल इंडस्ट्री को इसका बहुत फायदा नहीं मिल पाता है। यह एक आइडियल केस होता है, और हमको चाहिए क्या, हमको रियली रियल यानी जेन्युइन चाहिए, जो वास्तविक पृष्ठभूमि पर देखने को मिले। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के रूप में बात करें। समताप रेखाएं, समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती है कि उत्तर से दक्षिण, बताएं। जाहिर सी बात है पूरब से पश्चिम रेखाएं, पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। चलिए, समताप रेखाओं कैसे खींची जाती है, पूरब से पश्चिम खींची जाती है। जाहिर सी बात है, और समताप रेखाएं जब पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं तो आप ये भी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुछ रेखाएं काल्पनिक खींची गई इस प्रकार से। ये रेखाएं समताप रेखाएं भी हो सकती हैं, लेकिन इसी तरीके से अक्षांश रेखाएं भी खींची जाती हैं। तो जाहिर सी बात है
जब अक्षांश रेखाएं भी वैसी ही खींची जाती हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव अक्षांश रेखाओं पर भी इसका पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समताप रेखाएं, समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ये तीनों लाइन इतनी महत्वपूर्ण है, कथन कारण का सवाल हो या डायरेक्टली सवाल हो यहाँ से पूछे जाते हैं और आप गलती अब से नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आप बढ़िया से समझ पाए होंगे। आगे चलें। चलिए कुछ और पॉइंटों को हम समझ लेते हैं। क्या समझेंगे? समताप रेखाओं के बारे में एक बात बार बार आपको प्रश्न के रूप में दिखती है, क्या महासागरीय सतह पर समताप रेखाओं में बड़े बड़े मोड़ पड़ जाते हैं? क्यों? यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग होता है, ताप प्रवणता अलग होती है, इस कारण से ऐसा देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग नोट कर ले रहे हैं। क्या हम लोग नोट करेंगे? ताप प्रवणता, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होता है इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसे हम कहते हैं क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक, बहुत जरूरी नहीं था पर बता दे रहे हैं आपको। टेम्परेचर ग्रेडियंट किसे कहेंगे? ताप प्रवणता किसे कहेंगे? इसका मतलब क्या होता है? दूरी के साथ, सिंपल सी बात है, दूरी के साथ, दूरी के साथ तापमान में परिवर्तन। दूरी के साथ जो तापमान में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इसी को कहते हैं क्या? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक, इससे क्या घटना घटित होती है इसको भी समझ लेना आवश्यक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से क्या घटना घटती है इसको भी जान लेना जरूरी है। आइए उसको जाना जाए। ठीक है, दो घटनाएं घटित होती हैं, एक हम देखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में और दूसरा देखेंगे साउथ हेमिस्फीयर में। यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इसी बात को हमें जाना है। उत्तरी गोलार्ध में चूंकि यहाँ पे स्थलखंड की अधिकता होती है, आप यहाँ पे जान चुके हैं इसके पहले, यहाँ पर क्या है? स्थलखंड की, स्थलखंड की अधिकता। चलिए, जब स्थलखंड की अधिकता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर? समताप रेखाओं पर। ध्यान से समझे तो यहाँ पर सिंपल से एक लाइन आपको याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे स्थलखंड की अधिकता है इसलिए समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम होगी। क्या होगी? समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम, के बीच की दूरी कैसी होगी? ये होगी कम। या दूसरे शब्दों में कहें कि यहाँ पे समताप रेखाएं पास पास आपको दिखेंगी। कब? उत्तरी गोलार्ध में। बात समझ गए? आगे चलें। ठीक है, समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम, या इसी को कहते हैं क्या? समताप रेखाएं आपको यहां पे दिखेंगी पास पास। ठीक, चलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर आपको दिखेगा जलीय विस्तार अधिक। यहाँ पे जलीय विस्तार अधिक है चूंकि जल की प्रकृति आप जान रहे हैं, या गर्म भी देरी से होती है और गर्म देरी से होने के साथ साथ, गर्म देरी से होने के साथ साथ ठंडा भी देरी से होता है। कुछ कह रहे हैं सर नियमित होगी जलीय भाग की अधिकता के कारण। हाँ, नियमित ज्यादा होगी, जाहिर सी बात यहाँ पर रेगुलर दिखेगा, वही बात तो हम बताने चल रहे हैं। ठीक, नियमित और अनियमित की जो बात करें इसका मतलब यही होता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा? समताप रेखाएं
यहां पर क्या मिलेगी, समताप रेखाएं अधिक नियमित होगी। ठीक, समताप रेखाएं अधिक नियमित, अधिक नियमित यानी रेगुलर यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहीं पर अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, जाहिर सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, यहां पर ज्यादा नियमित है तो यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा अनियमित। अनियमित का कारण क्या होता, रटना नहीं, आपको समझना है, समझिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर स्थलीय भाग हो गया, फिर जलीय भाग हो गया, स्थलीय भाग हो गया, तो जाहिर सी बात, स्थलीय भाग के गर्म होने के दर में अंतर होता है, जलीय भाग के गर्म होने की दर में अंतर होता है, इसी कारण से रेखाएं भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जो सागरी, जैसे जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र का ज्यादा विस्तार है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रेखाएं भी लगभग सीधी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे चलें। एक कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाता है यहाँ पर, कथन कारण का एक सवाल हमको याद आ गया, बता दे रहे हैं। कभी कभी आपसे कहा जाता है कि जब हम महाद्वीपीय सतह से महासागरीय सतह की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में महासागरीय सतह पर समताप रेखाओं में बड़े बड़े मोड़ पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, कि जब हम महाद्वीप से महासागरों की ओर, जैसे ये महाद्वीप है, यहां से जब हम महासागरों की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में चूंकि हम इसकी प्रकृति को जानते हैं कि जो महाद्वीपीय सतह है और महासागरीय सतह है, इन दोनों के ऊष्मण की दर में अंतर होता है। यह देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, यह जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, इसी कारण से यहाँ पे बड़े बड़े मोड़ पड़ जाते हैं। मैं इस पॉइंट को लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इतनी चीजें लिखा जाएगा, है ना। चलिए, इतनी बातें अगर आप सब समझ पाए होंगे तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि हम लोग तापमान पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तापमान में कुछ छूटा नहीं है ना। आपको लगता हो अगर कुछ छूटा हो तो बताएं, उस पर भी हम बात कर लें, नहीं तो हम लोग एक नई चीज पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है क्या, तापीय विलोमता। क्या पढ़ेंगे हम लोग, तापीय व्युत्क्रमणता। तापीय विलोमता, या इसी को हम कहते हैं तापीय व्युत्क्रमणता। ये क्या है, इसको समझेंगे। इंग्लिश में इसके लिए एक टर्म यूज होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन, ध्यान से समझे, बहुत मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान सी बात है। सामान्य तरीके से हम देखते हैं, जब पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाते हैं, है ना, पृथ्वी की सतह से जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता है ना। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इसकी सतह से जब हम ऊपर जाते हैं क्षोभमंडल में, आप देखते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर, या हम कहेंगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर के हिसाब से तापमान घटता है। और ये जो तापमान घटने की दर है, इसी को हम कहते हैं सामान्य सामान्य ताप ह्रास दर, यानी इसी को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। कहते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट जो लिखे जा रहा है ना, आप नोट करते, बहुत बार बताएंगे इसको, बहुत बार बता भी रहे होंगे। अभी यहाँ पे सामान्य ताप ह्रास दर पढ़े, कभी हम आर्द्र पढ़ेंगे, कभी शुष्क पढ़ेंगे, सबको याद करा देंगे क्लास में ही। बस क्लास में उपस्थिति आपकी रेगुलर होनी चाहिए। जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक क्लास पढ़ा और आपको चीज़ें पहले से वो आ रही थी, आपको ये लगा कि नहीं ये तो आसान थी, ये तो हम पहले से जानते थे। आप किसी की क्लास को जब पढ़ रहे हैं तो जरूर आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी, ये दावा होता है, किसी का भी क्लास हो। तो आप जिससे जुड़ रहे हैं रेगुलर चीज़ों को लाभ उठाएं, उसका तभी मजा है ना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई आसान सा टॉपिक था, कुछ विशेष पॉइंट को हमने बता दिया, कहीं और का पॉइंट था हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जब कहीं और वाला जब बारी आया तो उसको बताने चला तो मुझे लगा पहले तो बताया था, आपको लगा यहाँ पे छूट गया, लेकिन छूटा नहीं, वो पहले बात कर दी जा चुकी। इसलिए रेगुलरिटी आवश्यक होती है क्लास की। चलें, देखिए सिंपल कंडीशन में क्या हम देख रहे हैं, सतह से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो ऊंचाई तो बढ़ रही है, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान भी क्या हो, बढ़ने लगे,
इसी घटना को हम कहते हैं क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन, तापीय प्रतिलोमन। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब सीधे सीधी बात है, जो नियम क्या है, सामान्य तरीके से सार्वभौमिक नियम यह है कि सतह से हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता है, लेकिन जब सतह से ऊंचाई पे जा रहे हैं तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगे तो इसी को हम कहते हैं तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमणता। यह कब होता है, क्यों होता है और इसका क्या परिणाम होता है, इसी बात को हमें सीखना है और समझना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में। यहां पर लिख दे रहा हूं, सामान्यतः सामान्यतः पृथ्वी की सतह से, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट होती जाती है, होती जाती है। परंतु यदि, दोनों गड़बड़ हो जा रहा है क्या, होती जाती है, परंतु यदि किसी कारण से, किसी कारण से ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ साथ, ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ साथ, होने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, तो इस घटना को, तो इस घटना को तापीय प्रतिलोमन कहते हैं, तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे इस बात को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन अगर किसी कारण से यहाँ पे तापमान बढ़ने लगे, जब तापमान बढ़ने लगे तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन, तापीय व्युत्क्रमणता। ठीक है, समझ पाए इस बात को। अब हम बात करेंगे ये कब होता है, और सबसे पहले हम समझेंगे कब होता है। चलिए, तापीय व्युत्क्रमणता के लिए, तापीय व्युत्क्रमणता के लिए आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं क्या कंडीशंस होती है जिसकी वजह से तापीय व्युत्क्रमणता होती है। ठीक है, सारी दशाओं के बारे में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे कम से कम चीज़ों को, क्योंकि लिखना क्या है, लाइव क्लास हम कर रहे हैं तो फिर लिखना क्यों ज़्यादा रहेगा ना। यहाँ पे बात हो रही तापीय व्युत्क्रमणता के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखते हैं कौन कौन सी कारक होते हैं, कौन कौन सी दशाएं होती। सबसे पहला कारक होता है क्या, सबसे जो पहली दशा होती है उसे हम कहते हैं क्या, शीतकालीन लंबी रातें, शीतकालीन लंबी रातें। ठीक, शीतकालीन लंबी रातें, ये जो शीतकालीन लंबी रातें होती यहाँ पर तापमान का विलोमता होता, ऐसा क्यों होता है इसको आप समझेंगे। ठीक, शीतकालीन लंबी रातें, इसमें चलिए कुछ पॉइंट नोट ही कर लेंगे, नहीं तो देखिए शीतकालीन लंबी रातों में क्या होता है, उदाहरण के साथ समझेंगे। यह पृथ्वी का धरातल है, ठीक, पृथ्वी का सतह है, और यहाँ पे सतह के आसपास इसका ये वायुमंडल जो है, क्योंकि लंबी रात है, यहाँ पे हमने दो बातें प्रयोग किया, एक तो लंबी रात है, दूसरी कैसी रात है, शीतकालीन। ठीक, ध्यान से समझेंगे। हमारी पृथ्वी का ये नेचर है, हमारी पृथ्वी का ये नेचर है कि दिन में, यह दिन के समय है, दिन के समय जितना भी सूर्य तप इसके पास तक पहुंचा था, रात में उसको तो वापस कर ही देगा, कई बार वो अपने पास से भी खर्चा कर देता है। और अपने पास से खर्चा कब करता है इसको समझना पड़ेगा। जैसे अभी एक उदाहरण हमने शुरुआत में लिया था कि महीने में आपका खर्च 10,000 रुपये आपके घर से आता है, कि आप यहाँ पर रूम रेंट दे देंगे,
आप अपने राशन को भरवा लेंगे, मोबाइल का रिचार्ज कर लेंगे, पिज्ज़ा बर्गर जो खाना आप उसको समझ लेंगे। कहने का मतलब आपने खर्च को निर्धारित किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 10,000 रुपये महीने आते हैं। महीने के 5 तारीख को पैसा आपको आता है। सपोज करिए किसी समय ऐसा होगा कि 5 तारीख को आपको पैसा नहीं आया, और आप जो खर्च करते हैं, खर्च करने की आपकी प्रक्रिया ये है कि आप अनलिमिटेड खर्च नहीं करते हैं, नियम से खर्च करते हैं। 10,000 का खर्च है तो कोशिश करते हैं कि आप 8,000 रुपया ही खर्च करें, 2,000 बचा कर भी रख लेते हैं कि कभी इमरजेंसी में काम आएगा, किसी दोस्त के काम आ जाएगा या हमारे काम आ जाएगा। ठीक, आप ये करते हैं। किसी महीने 5 तारीख को खर्चा नहीं आया और खर्चा आया 15 तारीख को, ठीक, 10 दिन लेट। अब क्या करेंगे, 10 दिन तो भूखा नहीं रहेंगे। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो आपने पहले से सेविंग किया था उस सेविंग में से खर्चा करते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? हर कोई समझ पा रहा होगा। आइए यहां पर आते हैं। यहां पर एक टर्म प्रयोग किया, शीतकालीन लंबी रातें। रात तो हमेशा होती है ना, 24 घंटे में एक बार रात तो होती ही होती है। लेकिन जब शीतकाल के समय, चूंकि दिन के समय जितना रेडिएशन, जितना विकिरण इसको प्राप्त होता है पृथ्वी को, ये रात के समय पार्थिव विकिरण की वजह से, पार्थिव विकिरण से या इसको रेडिएटेड बैक करती है या इसको वापस भेजती है। क्या, इसे हम कहते हैं क्या, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वापस करते हैं। रात काफी लंबी है, रात काफी लंबी है, सूर्य को आने में देरी है, यह पार्थिव विकिरण लगातार करता रहता है। कोई भी पदार्थ होगा, पूरे यूनिवर्स का कोई भी पदार्थ होता, या किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन करता ही रहता है, वो विकिरण करता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बर्फ है, जैसे बर्फ का एक टुकड़ा है तो बर्फ का एक टुकड़ा, तो ऐसा नहीं कि बर्फ का टुकड़ा है ये ऑलरेडी ठंडा, अब ये विकिरण नहीं करेगा, ये भी विकिरण करेगा। ये भी जितना संभव होगा अपने से ऊष्मा निकाल कर फेंकेगा बाहर। कहने का मतलब हमेशा तापमान की यह प्रवृत्ति होती है, ऊष्मा की प्रवृत्ति होती है। कोई भी टेम्परेचर होगा, कैसा भी सराउंडिंग होगा, उसका आस पड़ोस होगा, वह रेडिएशन करता ही रहता है। ठीक, बस फर्क इतना होता है कि जब बॉडी कोई बहुत हॉट होती है या बहुत कोल्ड होती है, तब हम उसको अच्छे से महसूस कर पाते हैं। इतना ही फर्क है। चलें आते हैं यहाँ पर। जब रात बहुत सी लंबी है, पार्थिव विकिरण यहाँ पे हो रहा, तो कहने का मतलब ज्यादा समय तक पार्थिव विकिरण होगा। और आप नोटिस करते होंगे, ठंडी के रात में आप नोटिस करते होंगे, रात के 10 से 11 12 बजे ठंडी कम होती है, लेकिन आप देखेंगे 2 3 बजे के बाद ठंडी ज़्यादा लगने लगती है। हवा भी नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन 2 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद ठंडी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि इस समय पार्थिव विकिरण ज़्यादा हो जाता है, और पार्थिव विकिरण ज़्यादा हो जाने की वजह से आसपास की वायु ठंडी हो जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है। आप देखेंगे ये जो विकिरण हो रही है, विकिरण ये हो रही एकाएक अंतरिक्ष में नहीं जाएगी। आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से जो सतह वाला हिस्सा है, जो सतह वाला हिस्सा है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे उससे कम रहेगा, और ऐसे ऐसे में देखेंगे ऊंचाई के साथ यहाँ पे टेम्परेचर अभी आपको अधिक दिखेगा, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। ऐसी कंडीशन में जैसे सतह से आप ऊपर जा रहे हैं, तापमान बढ़ने की प्रकृति दिख रही है। इसी कारण से इसी घटना को हम कहते हैं क्या, टेम्परेचर इन्वर्सन। यह कब हो रहा है? जब शीतकालीन लंबी रातें हैं। इसी कारण से आप देखेंगे नीचे की जो इसके संस्पर्श की जो वायु है, यह इतनी ठंडी हो जाती है कि यहाँ पर जो आसपास का जलवाष्प है वह जल की बूंदों के रूप में घास के पत्तों पर आपको दिख जाता है। आप कागज का टुकड़ा वहां पर दिख जाएगा, जिसे हम ओस के रूप में जानते हैं। क्लियर? लिखना तो नहीं ना कुछ? क्या लिखेंगे इसमें? लिखने जैसा तो कुछ हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि व्यावहारिक है, आप डेली के रूटीन से आप इसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, चले आगे चलें। शीतकालीन लंबी रातों को जब हम लोगों ने पढ़ लिया, अब दूसरे उदाहरण को हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे उदाहरण के रूप में हम क्या पढ़ेंगे इसको बताएं? आप लोग बता दीजिए भैया, अगर लिखना चाहते हो तो हम लिखा भी देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लिखाने में, बस लेकिन ये बताना आपको पड़ेगा लिखाया जाए कि नहीं। कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं आप सब? जल्दी करें, क्लास अभी काफ़ी बची हुई है। नहीं लिखना है? चलिए क्लियर। चलिए नहीं लिखना, बहुत बढ़िया। हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। यहाँ पे शीतकालीन लंबी रातों के अलावा आसमान की भाई कुछ रोल होता है। सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आसमान का भी कुछ रोल होता है, जिसे हम कहते हैं स्वच्छ, स्वच्छ, या इसी को हम कहेंगे
बादल रहित आकाश, बादल रहित आकाश, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन आपको तब दिखने को मिलेगा, यानी तापीय व्युत्क्रमणता आपको तब देखने को मिलेगी जब आसमान पूरा साफ हो। जाहिर सी बात, आसमान साफ होगा तो यहाँ से जो पार्थिव विकिरण हो रहा यह धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा अंतरिक्ष में। अगर साफ नहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पे बादल छाया हुआ है, तो ये बादल रोकेगा और लगातार यहाँ से विकिरण जा रही, इसको रोक रहा रोक रहा रोक रहा, तो ऐसे में क्या होगा, धरातल तक पूरा गर्म हो जाएगा माहौल। आप देखते हैं ठंडी के समय में खूब कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, हाँ खूब पड़ रही है, आपने 20 ठो चद्दर ओढ़ रखा है, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि आसमान में पूरा बादल छाए हुए हैं, और आसमान में पूरा बादल छाए हुए हैं, उस दिन आपको आप क्या कहते हैं कि आज कुछ मौसम गर्म है, क्यों? क्योंकि बादल छाए हुए हैं। अब ये जो बादल छाए हुए हैं, बादल का गर्मी से क्या लेना देना है? इससे यही लेना देना है कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं, तो ऐसे में जो पृथ्वी की वजह से जो पार्थिव विकिरण हो रहा है, इस रेडिएशन को, इस विकिरण को ये रोकने का काम करती है, एक बैरियर का काम करती है। ऐसे में बादल से लेकर धरातल तक माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो पाता है। जब आसमान स्वच्छ होगा यानी बादल नहीं होगा, तो ऐसे में पार्थिव विकिरण खूब होगा, तो टेम्परेचर इन्वर्जन की भी घटना घटेगी। चलें, तीसरे पॉइंट के बारे में हम लिख सकते हैं क्या? तीसरा पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं क्या, धरातल के निकट, लिख ही दे, धरातल के निकट, धरातल के पास आर्द्र वायु की, आर्द्र वायु की उपस्थिति, या इसी को हम कह सकते हैं आर्द्र वायु की उपस्थिति के साथ साथ कह सकते हैं, रुको, आर्द्र वायु की अनुपस्थिति, या इसी को हम कह सकते हैं, यानी कहा जा रहा है यहाँ पे धरातल के पास जो आर्द्र वायु नहीं होना चाहिए, मतलब जिसमें आर्द्रता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्द्रता रहेगी तो यह टेम्परेचर को, जो विकिरण है, इसको अवशोषित करके वो जल की बूंदों में सिर्फ संग्रहित करके बनाना शुरू करेगी। आर्द्र वायु की अनुपस्थिति होती है, या आप कह सकते हैं शुष्क वायु की उपस्थिति, शुष्क वायु की उपस्थिति। समझ पा रहे हैं बात को? यानी धरातल के पास आर्द्र वायु की अनुपस्थिति चाहिए और शुष्क वायु की उपस्थिति हो सकती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगला जो महत्वपूर्ण कारण है, 3 हो गया था, चौथा, शांत पवन, पवन बहुत ही शांत हो, या इसी को हम कहेंगे मंद पवन प्रवाह। सारी बातों को आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से, मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, ये जो मंद पवन प्रवाह है इसको भी समझते हैं, ये मंद पवन प्रवाह का क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी समझते हैं। देखिए, जिस समय, क्योंकि ठंडी के मौसम में शीत ज्यादा पड़ता है, आप देख ही रहे होते हैं, शीत भी पड़ता है, कोहरा भी पड़ता है, लेकिन जब हवा चल रही होती है तब शीत पड़ता है? नहीं पड़ता है। कोहरा तब पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं कि आज हवा चल रही थी इसलिए शीत नहीं पड़ा, ये बात तो आप बता रहे हैं, आपके दादाजी भी बता रहे होंगे कि हवा चल रही तो शीत नहीं पड़ रहा, हवा चल रहा है तो कोहरा नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए होता है भैया कि टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो रहा है, तापीय व्युत्क्रमणता की दशा नहीं बन रही है। जब तापीय व्युत्क्रमणता की दशा नहीं बन रही है, जाहिर सी बात है, तापीय व्युत्क्रमणता की दशा बनेगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन, तमाम प्रकार की अनियमित चीजें आपको देखने को मिलेगी। अभी हम बात करेंगे आगे मौसम जलवायु में भी, आप समझेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन होने की वजह जरूरी के लिए क्या जरूरी है कि पवन का प्रवाह बिल्कुल शांत हो, नगण्य भाव में होना चाहिए, या पवन का प्रवाह बिल्कुल मंद होना चाहिए, इतना मंद होना चाहिए कि हम उसको महसूस न कर रहे हो। ठीक, चले चौथे पॉइंट के रूप में देखें, फोर्थ पॉइंट जो है इसके रूप में हम क्या देख सकते हैं, जो अगला कारक है इसको हम कह सकते हैं क्या, क्या कहेंगे, हिमाच्छादित धरातल। धरातल जितना ठंडा होगा टेम्परेचर इन्वर्जन उतना ज्यादा होगा। जैसे सतह पर यहाँ पे बर्फ लदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके संस्पर्श की वायु पहले ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे जल्दी ठंडी होगी, इसकी तुलना में ऊपर गर्म है, तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा, गर्म रहेगा, नीचे ठंडा रहेगा। यही कारण होता है जो घाटियां होती है ना
पर्वतीय घाटियां जो होती हैं, घाटियों में ज्यादा आपको हिमाच्छादन दिखेगा, ऊपरी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम। ठीक, क्या कहेंगे इसको? हिमाच्छादित धरातल, हिमाच्छादित धरातल। आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से तापीय व्युत्क्रमणता के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे हमने 4 दशाओं के बारे में बात किया। 4 ही क्यों होगा भैया, 5, संख्या थोड़ा सा सुधार देते हैं, ये था आपका 4 और ये था आपका 5। 5 दशाएं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये पांचों महत्वपूर्ण दशाएं हैं और इन दशाओं को आप घूंट बनाकर पी लीजिएगा। ठीक है, हाँ, घूंट बना। अनुपस्थिति वायु का मतलब यह है कि इस प्रकार से वायु होनी चाहिए कि ज्यादा हम महसूस नहीं कर पा रहे और ज्यादा हलचल करने वाली वायु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें, कुछ और बातों को हम समझ लेते हैं। तापीय व्युत्क्रमणता के बारे में इतनी कहानी तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे क्या, तापीय व्युत्क्रमणता के प्रकार। तापीय व्युत्क्रमणता के प्रकार, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं, आगे हम इसको और डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन समझ लेते हैं यहाँ पे तापीय व्युत्क्रमणता कितने प्रकार का होता है, इसको हम देख लेते हैं। प्रमुख रूप से हम 4 प्रकारों को हम जानते हैं। ठीक है, 4 प्रकार में कौन सा होता है? सबसे पहले धरातल के पास है, तो इससे हम कहते हैं क्या, धरातली व्युत्क्रमणता। पहला प्रकार क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, बताएं? अच्छा ओके, क्या ओके भाई, कुछ तो बताओगे? आ इसे हम कहते हैं धरातली या अप्रवाही व्युत्क्रमणता, है ना। अप्रवाही या धरातली व्युत्क्रमणता के रूप में इसको हम जानते हैं। चलिए इसको हम नाम नोट कर लेते हैं। इसे कहते हैं क्या, विकिरण। विकिरण या विकिरण के अलावा इस व्युत्क्रमणता का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं क्या, धरातलीय। धरातलीय या इसी को हम कहते हैं अप्रवाही, अप्रवाही व्युत्क्रमणता। मैं कोशिश करता हूँ जितने नाम है सारे नाम को आपको दिखा दूं, क्यों? क्योंकि जब यही दूसरे नाम से आया जाएगा ना, जैसे आपने विकिरण को पढ़ा, विकिरण व्युत्क्रमणता को आपने पढ़ा है और आ गया धरातली, तो आप कहेंगे धरातली क्या है। सारी चीजों को जानते रहेंगे तो आपके पड़ोस वाला सोचता रह जाएगा क्या लिखा गया है। आप पता लगा 5वें क्वेश्चन थे, अभी 11वें पहुंचे, वो अभी छठे पे अटका हुआ है ना। यही डिफरेंस रहेगा, यही अंतर रहेगा आप में उसमें। ठीक है, जो दूसरा प्रकार है, चाहे ये अप्रवाही हो गया, जो दूसरा प्रकार है इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्या, प्रवाही व्युत्क्रमणता, या इसी को हम कहते हैं गतिक व्युत्क्रमणता। दोनों एक ही है, गतिक व्युत्क्रमणता। नाम जानते रहिएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसको हम और अच्छे से देखेंगे। जो तीसरा प्रकार है, तीसरे प्रकार को हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम कहेंगे यांत्रिक, या इसी को कई बार चक्रवाती भी कहते हैं। इसे कहते हैं क्या, यांत्रिक, या इसी को कहते हैं क्या, सॉरी यांत्रिक नहीं, वाताग्री कहते हैं, वाताग्री, या इसी को कहते हैं क्या, चक्रवाती व्युत्क्रमणता। जो अंतिम प्रकार है इसका, इसको हम कहते हैं क्या, यांत्रिक व्युत्क्रमणता। ठीक है, यह क्या कहलाता, यांत्रिक व्युत्क्रमणता। उम्मीद करते हैं आप इन बातों को अच्छे से जान पा रहे हैं। प्रकार हम इसलिए बता रहे हैं, प्रकार की डिटेलिंग नहीं करना है, घबराए नहीं, इसको कैसे होता हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण लाइन आपको और जानना है। इतनी तापीय व्युत्क्रमणता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको यह समझना है कि तापीय व्युत्क्रमणता होता कहाँ भैया, ये कहाँ कहाँ पर होता है, इसको हमें समझना है। तो अगर आपसे कहा जाए तापीय व्युत्क्रमणता वाले प्रदेश, तापीय व्युत्क्रमणता वाले प्रदेश, तापीय व्युत्क्रमणता वाले प्रदेश, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टेम्परेचर इन्वर्सन
या तापीय विलोमता की घटना अधिक होती है। तीन प्रदेश ऐसे हैं जहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन ज्यादा होता है, और आप पूरे विश्व के पूरे ग्लोब को आप देखेंगे, अब हमें लगता है कि आप आसानी से बता पाएंगे बिना आपको बताए कि तापीय विरुद्धकर्मता की घटना कहाँ पर घटित होगी, क्योंकि सारी कंडीशन को हम लोगों ने जान लिया, सारी सिचुएशन को जान लिया, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक, वैसे तीन प्रदेश है, तीनों प्रदेशों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पहला क्षेत्र है, जो पहला प्रदेश है, इसे कहा जाता है क्या? उच्च पर्वतीय प्रदेश। क्या कहते हैं? उच्च पर्वतीय, या इसी को कहेंगे उच्च अक्षांशीय प्रदेश। बात समझ पा रहे हैं आप? उच्च अक्षांशीय प्रदेश। देखिए, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना आपको देखने को मिलती है। उच्च अक्षांशीय प्रदेश, कहने का मतलब अक्षांशीय विस्तार जिसका हाई है, यानी कहने का मतलब विषुवत रेखा पे तो टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा, है ना। विषुवत रेखा से आप जैसे आगे बढ़ेंगे हाई लेटीट्यूड पर, वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना आपको देखने को मिलेगी। उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में यह क्यों होता है, तापीय व्युत्क्रमणता क्यों होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें, आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे ही होता है। पर्वतीय क्षेत्र में दिन और रात की घटना आप देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, आपको देखने को क्या मिलेगा, प्रेशर की घटना होती है, यानी वायुदाब की घटना होती है, क्योंकि वायुदाब अलग चैप्टर के रूप में हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आप देखेंगे हिमाच्छादित धरातल होता है यहाँ पर, हिमाच्छादित धरातल है, जाहिर सी बात है यहाँ पे हिम लदा हुआ है, तो हिम की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सतह पर जब प्रेशर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर हाई होगा, जाहिर सी बात है प्रेशर हाई होगा, है ना। यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा, तो लो टेम्परेचर होगा तो इसके आसपास की जो वायु होगी, जो इसके संस्पर्श की वायु होगी, ये ज़्यादा ठंडी होगी। तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, हाई टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नीचे लो टेम्परेचर, ऊपर हाई टेम्परेचर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, तापीय व्युत्क्रमणता। ठीक है। जो दूसरा प्रदेश आपको देखने को मिलता है, दूसरे प्रदेश की चर्चा करें, वो कौन से क्षेत्र होते हैं, वो होते हैं उच्च पर्वतीय प्रदेश। ठीक, उच्च पर्वतीय प्रदेश। और जो तीसरा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश। क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश। वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपको अधिक टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना देखने को मिलती है। अगर इसमें से आप कोई भी टर्म नहीं समझ पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इन सबको फिर अलग से चैप्टर के रूप में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक, चलिए, हमारा विचार है आज की क्लास को यहीं तक रखा जाए, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य था उष्मा बजट को पढ़ना, तापमान को पढ़ना, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों को पढ़ना, और इसी में हम लोगों ने टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना को भी पढ़ लिया। ठीक है, चलिए, किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा क्लास को हम ओवर करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात अगले सेशन में होगी। है किसी बंधु का कुछ कोई कंफ्यूजन हो तो आप निसंकोच पूछिए, क्योंकि आपका पूछना हमें ये बताता है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं कितना। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबको।